Hi guys, how are you doing? Hope you doing well and you're watching AS English Study। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की शुरुआत की है मैंने। आज डे 4 है। आज आप सीखने वाले हैं बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। जैसे कि कुछ वर्ड्स आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ वर्ड आप और इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और यदि आपने डे 1, डे 2, डे 3 मिस कर दिया है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि इस सीरीज़ का हर एक वीडियो, हर एक पार्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस सीरीज़ में हम बेसिक ग्रामर सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं और इसकी शुरुआत हमने वर्ड से की है। आगे चलकर हम सेंटेंसेस, टेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच, मोडाल्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन सब कुछ सीखेंगे। तो एक भी दिन का वीडियो आपको मिस नहीं करना है और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि कौन सा वर्ड आपको नया लगा या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो आज बात करते हैं हम डे 4 की और सीखते हैं कुछ नए और इम्पोर्टेंट वर्ड्स। लेट्स बिगिन। तो डे 4 में सबसे पहले हमने जो वर्ड लिए हैं वो ये हैं। 1 बाय 1 हम इसे समझते चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है HERE, हेयर। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं हेयर या फिर हम इसे बोल सकते हैं हियर। फ़र्क है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का, ये मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। यदि आपको कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे पुराने वीडियो देख लें, वहाँ पर जाके आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। अब हम आगे जाके देखते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है HERE, हेयर। इसकी प्रोनाउंसिएशन है हियर। इसका मीनिंग होगा यहाँ। यहाँ पर किसी जगह की बात करते हैं हम, किसी प्लेस के लिए यह यूज़ होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस है कम हेयर। कम मतलब आओ, हेयर मतलब यहाँ। इसका मीनिंग होगा कम हेयर। इस तरह से हम हेयर का यहाँ पर यूज़ करेंगे। कम हेयर, यहाँ आओ। इसके अलावा आप हेयर का यूज़ यहाँ भी करते हैं, जैसे कि जब आप किसी को कुछ देते हैं तब आप हिंदी में क्या कहते हैं, ये लीजिए या फिर ये रहा। उसके लिए इंग्लिश में एक फ्रेज़ है हियर यू आर। हियर यू आर, हियर यू आर। या फिर हियर यू गो। हियर यू आर या हियर यू गो दोनों का मतलब सेम है। इसके अलावा हियर यू गो के और भी मीनिंग होते हैं जो आप बाद में सीखेंगे। तो यदि आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो आप हेयर का यूज़ करके इस तरीके से बोल सकते हैं। अब अगला है THERE, देयर। इसे प्रोनाउंस करते हैं देयर या फिर देयर। इसकी मीनिंग होगी वहाँ। ये भी किसी प्लेस के लिए ही यूज़ होता है। सेंटेंस है गो देयर। मतलब गो मतलब होता है जाना, देयर का मतलब होता है वहाँ। तो इसका मीनिंग होगा वहाँ जाओ, गो देयर। तो जिस तरह अभी मैंने हेयर का यूज आपको बताया कि आप इसे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आप सेम सेंटेंसेस में इसी तरह से इसका भी यूज़ कर सकते हैं। देयर यू गो। जिस तरह से हेयर यू आर और हेयर यू गो का यूज़ होता है, वैसे ही देयर यू गो का आप जब किसी को कुछ देते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। देयर यू गो, ये लीजिए, देयर यू गो। इन सेंटेंसेस में आप देयर यू गो और हेयर यू गो बोल सकते हैं। इसका मीनिंग सेम होता है। इसके अलावा एक यूज़ और इसका ये है कि जब आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जब आपको समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट क्या यूज़ करें। जैसे कि सेंटेंस है एक राजा था, तो यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि आ वॉज अ किंग। यहाँ पर आप बोलेंगे देयर वॉज अ किंग, मतलब एक राजा था। यहाँ पर आप देयर का इस तरीके से यूज़ करेंगे।
ऐसे सेंटेंस में आपको देयर की हेल्प लेनी पड़ेगी और आप बोलेंगे देयर वॉज अ किंग, मतलब एक राजा था। जैसे कि आपको बोलना है कोई दरवाजे पर है, तो आप बोलेंगे देयर इज समवन एट द डोर। तो देयर को सब्जेक्ट बना करके आप कई सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। अब अगला है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ इसकी प्रोनाउंसिएशन है, इसका मतलब होगा सामने। सेंटेंसेस में हम इस तरह से इसका यूज़ करेंगे, ही इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने हैं। अब अगला है BEHIND, बिहाइंड, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, मतलब होगा पीछे। और इसका सेंटेंसेस हम ऐसे बनाएंगे, जैसे कि यदि हमें बोलना है कि बोर्ड मेरे पीछे है, तो मैं इसका सेंटेंस बनाऊंगी द बोर्ड इज़ बिहाइंड मी, मीन्स बोर्ड मेरे पीछे है। इस तरह से हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। तो पीछे के लिए आप बिहाइंड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज BESIDE, बिसाइड। इसकी प्रोनाउंसिएशन बिसाइड होगी और इसका मीनिंग होगा बगल में या पास में। तो बगल में या पास के लिए हम बिसाइड कहेंगे। इसका एग्ज़ाम्पल होगा, यदि मैं किसी बोर्ड के बगल में ही खड़ी हूँ तो मैं इसे ऐसे बोलूँगी द बोर्ड इज़ बिसाइड मी, मतलब बोर्ड मेरे बगल में है। मान लीजिए कोई और मेरे बगल में खड़ा है तो मैं बोलूँगी ही इज़ बिसाइड मी। इस तरह से हम बिसाइड का यूज़ करेंगे। इस तरह से पास के सेंस में भी हम इसे यूज़ करते हैं। यदि हमें किसी से बोलना है कि आओ और आकर मेरे पास बैठो, तो हम बोलेंगे कम एंड सिट बिसाइड मी, कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और आकर मेरे पास बैठो। यहाँ पर पास बैठना मतलब बगल में बैठना, तो पास में और बगल के सेंस में हम बिसाइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब अगला होगा बिफोर, BEFORE, बिफोर। इसका मीनिंग होगा पहले और सेंटेंस होगा वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स। यहाँ पर मील्स का मतलब है खाने के लिए, वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स। अब अगला है मीट मी बिफोर लीविंग। यहाँ लीविंग का मतलब है कहीं जाने से। सो मीट मी बिफोर लीविंग, जाने से पहले मुझसे मिल लेना। ठीक है, ऐसे ही वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स, मतलब खाना खाने से पहले हाथ धो लेना। इस तरह से हम बिफोर का यूज़ करते हैं। अगला है AFTER, आफ्टर, मतलब बाद में। तो जब कोई काम पहले करते हैं तो बिफोर यूज़ करते हैं और जब कोई काम बाद में करते हैं तो आफ्टर यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस है आइल कम आफ्टर 10 o'clock। आइल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है शैल या फिर विल का। तो स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर हम आई विल ना बोलकर आइल बोल देते हैं। तो आई के साथ आप शैल और विल दोनों यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस होगा आइल कम आफ्टर 10 o'clock, मैं आऊँगा 10 बजे के बाद। तो आफ्टर यहाँ पर बाद के लिए यूज़ हुआ है। आइल कम आफ्टर 10 o'clock, मैं 10 बजे के बाद आऊँगा। तो नेक्स्ट इज़ VETWEEN, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। तो मोस्टली ये दो लोगों या दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है। सेंटेंस होगा ही वॉज सिटिंग बिटवीन रोहित एंड रानी। ही वॉज सिटिंग, वो बैठा था
रोहित एंड रानी, रोहित और रानी के बीच में, वो रोहित और रानी के बीच में बैठा था। तो यहाँ पर दो लोगों की बात हुई और दो लोग यहाँ पर क्लियरली सेपरेटेड हैं। अब अगला है AMONG, अमंग, मतलब बीच में। इसे हम AMONGST, अमंगस्ट भी लिख लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा फॉर्मल है, ये लेस यूज होता है, अमंग ज़्यादा यूज होता है और इसका मीनिंग होता है बीच में। बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है, लेकिन बिटवीन आप यूज़ करते हैं क्लियरली सेपरेट के लिए, लेकिन अमंग जो यूज होता है ये क्लियरली सेपरेटेड लोगों के लिए नहीं होता, यह क्लियरली सेपरेट नहीं है। यानी कि ही वॉज सिटिंग अमोंग्स फ्रेंड्स, ही वॉज सिटिंग अमोंग फ्रेंड्स, वह बैठा था दोस्तों के बीच में, मतलब एक ग्रुप की बात हो रही है, वह किसी ग्रुप में दोस्तों के साथ बैठा था। इस तरह से जब किसी ग्रुप की बात होती है तब हम अमंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब दो लोगों की बात होती है तब बिटवीन का यूज़ होता है, लेकिन अमंग में दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। यहाँ पर किसी ग्रुप की बात होती है, यहाँ पर कितने भी लोग हो सकते हैं, तो इस तरह से हम बिटवीन और अमंग का यूज़ करेंगे। अगला है BECAUSE, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी बिकॉज, इसका मीनिंग होगा क्योंकि। क्योंकि आप तब यूज़ करते हैं जब आप किसी कारण को बता रहे होते हैं। सेंटेंस है वाई डिड यू डू दिस, तुमने ये क्यों किया। इसको ऐसे बोलेंगे बिकॉज रानी टोल्ड मी, क्योंकि रानी ने मुझसे कहा था। वाई डिड यू डू दिस, तुमने ऐसा क्यों किया। बिकॉज रानी टोल्ड मी टू, क्योंकि रानी ने मुझसे कहा ऐसा करने को। इस तरह से आप बिकॉज का यूज़ करते हैं। अगला है THEREFORE, देयरफॉर, इसका मीनिंग होगा इसलिए या इस कारण से। सेंटेंस होगा दिस इज़ बिगर एंड देयरफॉर मोर कंफर्टेबल, यह सीट बड़ी है और इस कारण से यह और ज़्यादा आरामदायक है। तो इस तरह से आपको जब इसलिए बोलना हो, इस कारण से बोलना हो, तो आप देयरफॉर का यूज़ कर सकते हैं। अब अगला है OTHERWISE, अदरवाइज़, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी अदरवाइज़। इसका मीनिंग होगा अन्यथा या वरना। तो जब हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जबकि हमें अन्यथा या वरना कहना होता है तब हम अदरवाइज़ का यूज़ करते हैं। सेंटेंस होगा गो नाउ अदरवाइज यू विल मिस योर ट्रेन, मतलब गो नाउ अभी जाओ, अदरवाइज वरना या अन्यथा, यू विल मिस योर ट्रेन, वरना तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। गो नाउ अदरवाइज यू विल मिस योर ट्रेन, अभी जाओ अन्यथा या वरना तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो इस तरीके से हम अदरवाइज़ का यूज़ करते हैं। अगला है ALWAYS, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ऑलवेज़ और इसका मतलब होगा हमेशा या सदा। और सेंटेंस होगा यू ऑलवेज़ डू सो, मतलब तुम हमेशा ऐसा करते हो। और सो का मतलब है यहाँ पर ऐसा, मतलब यू ऑलवेज़ डू सो, तुम हमेशा ऐसा करते हो। मतलब जब हमें हमेशा या सदा बोलना होता है तो ऐसे सेंटेंसेस में हम ऑलवेज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगला होगा NEVER, नेवर, मतलब कभी नहीं।
तो ये ऑलवेज़ का अपोजिट होगा। ऑलवेज़ मतलब हमेशा और नेवर का मतलब कभी नहीं। NEVER नेवर मतलब कभी नहीं। सेंटेंस होगा आई नेवर डू सो, मैं ऐसा कभी नहीं करता। तो इस तरह से नेवर का यूज़ करेंगे। अब अगला है EVER। इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी एवर। इसका मीनिंग, इसके कई मीनिंग है, जैसे कभी भी, अब तक या हमेशा। जैसे ऑलवेज़ का मतलब हमेशा होता है, वैसे भी इसका मीनिंग हमेशा के लिए भी इसका यूज़ होता है। सेंटेंस होगा हैव यू एवर लव्ड मी, मतलब क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया है। तो ऐसे सेंटेंसेस में इसका यूज़ होता है। अभी भी या कभी भी मतलब पहले से लेकर अभी तक, अब तक के लिए भी इसका यूज होता है। तो ऐसे एवर का हम यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट इज़ OFCOURSE, ऑफ कोर्स। यहाँ पर ऑफ और कोर्स अलग अलग लिखते हैं। इसकी मीनिंग होगी ज़रूर। सेंटेंस होगा कैन आई यूज़ दिस, क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जवाब आएगा ऑफ कोर्स, ज़रूर। बेशक मतलब कोई आपसे कोई पूछता है किसी चीज़ के लिए क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो जब भी जवाब होगा ज़रूर, हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, तब हम ऑफ कोर्स का यूज़ करते हैं। ज़रूर, बेशक के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज़ OFTEN। प्रोनाउंसिएशन होगी ऑफेन। इसका मीनिंग होगा प्रायः या अक्सर। सेंटेंस होगा आई ऑफन गो देयर, मतलब मैं अक्सर यहाँ जाता हूँ, अक्सर वहाँ जाता हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस में इसका यूज़ होता है जहाँ पर प्रायः या अक्सर, आए दिन मैं वहाँ जाता हूँ, इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। आई ऑफन गो देयर, मैं प्रायः वहाँ जाता हूँ, आए दिन मैं वहाँ जाता हूँ। ठीक है। अब अगला होगा USAUALLY, यूजुअली, मतलब आम तौर पर। सेंटेंस होगा आई यूजुअली वेकअप एट 6:30 AM, मतलब मैं आम तौर पर 6:30 बजे उठती हूँ। तो ऐसे जब आम तौर पर हमें बोलना होता है तब यूजुअली का यूज़ होता है। अब अगला है ALMOST, ऑलमोस्ट, मतलब लगभग या करीब करीब। तो यहाँ पर सेंटेंस होगा इट इज़ ऑलमोस्ट डन, मतलब लगभग हो गया। तो जब आप इस तरीके से बात कर रहे होते हैं, कोई आपसे पूछता है कि अभी काम कितना बाकी है, तब हम जवाब देते हैं इट इज़ ऑलमोस्ट डन, मतलब लगभग हो गया। या फिर कोई आपसे कहीं जाना है, आप तैयार हो रहे हैं और कोई पूछता है अभी कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलेंगे आई एम ऑलमोस्ट रेडी, मतलब मैं लगभग तैयार हो गई हूँ या थोड़ी देर में हो जाऊँगी। इस तरह से करीब करीब या लगभग के लिए हम ऑलमोस्ट का यूज़ करते हैं। अगला है HARDLY, हार्डली। इसका मतलब होगा मुश्किल से, जैसे कि लगभग कुछ नहीं, ऐसे में बोलेंगे हम। इसकी सेंटेंस होगा देयर इज़ हार्डली एनी कॉफ़ी लेफ्ट, मतलब कि मुश्किल से थोड़ी सी कॉफ़ी बची होगी। तो यहाँ पर कहने का सेंस यह है कि कॉफ़ी बची नहीं है, लेकिन मुश्किल से शायद थोड़ी मिल जाए। तो देयर इज़ हार्डली एनी कॉफ़ी लेफ्ट, मुश्किल से थोड़ी सी कॉफ़ी बची होगी। तो ऐसे के लिए आप यूज़ करते हैं हार्डली। अगला है OCCASIONALLY, ओकेजनली। यहाँ पर मैंने खा लिख रखा है, यहाँ पर का नहीं, हम खा बोलेंगे, क्योंकि कभी कभी का ना बोल के प्रोनाउंसिएशन खा होती है, तो इसे हम बोलेंगे ओकेजनली। इसका मतलब होता है कभी कभार। सेंटेंस होगा बी सी ईच अदर ओकेजनली, मतलब कि हम एक दूसरे से कभी कभार मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं, मतलब अक्सर
अक्सर नहीं मिलते तब आप यूज़ करते हैं ओकेजनली। वो वर्ड लिख दिए हैं जो आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि आप जो ये वर्ड सीखने वाले हैं इनको कहा जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। ये सभी ये जो वर्ड हैं अभी हम ये वर्ड पढ़ेंगे, इन्हें कहा जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, और इन्हें इनडेफिनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनडेफिनेट का मतलब होता है क्योंकि ये वर्ड ऐसे स्थानों, व्यक्तियों के लिए यूज होते हों जो निश्चित ना हो, डिसाइड ना हो, अनिश्चित हो, तो इसलिए हम इन्हें इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन चारों का यूज़ करते हैं हम किसी व्यक्ति के लिए, और इन चारों का यूज़ करते हैं हम किसी स्थान के लिए। इन चारों का यूज़ हम किसी स्थान के लिए करते हैं, और इन चारों का यूज़ हम करते हैं किसी वस्तु के लिए। आप ध्यान देंगे तो इनके लास्ट में थिंग, थिंग, थिंग लगा हुआ है जो कि किसी वस्तु के लिए यूज होता है, और इनके लास्ट में वेयर, 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 वेयर लगा है जो कि किसी स्थान के लिए यूज होते हैं, और इनके लास्ट में वडी, 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 वडी या वन, 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 वन लगा हुआ है जो कि किसी पर्सन या व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं एनीबडी। यहाँ है एनीबडी, एनीवन बोल सकते हैं। इसका मीनिंग कोई या किसी होगा। एनीबडी या एनीवन दोनों का मीनिंग सेम होता है। बस इतना ध्यान रखना है कि यदि हम वन वाले वर्ड यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा फॉर्मल हैं और एनीबडी वाले थोड़ा कम फॉर्मल हैं, पर हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। इसका सेंटेंस होगा इज़ एनीबडी देयर, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं इज़ एनीवन देयर, क्या वहाँ कोई है। अब अगला है समवन या समबडी। इसका भी मीनिंग सेम है, कोई या किसी। सेंटेंस होगा समवन इज़ कमिंग, मतलब कोई आ रहा है, या समबडी इज़ कमिंग, कोई आ रहा है। आपको ये नहीं पता कौन आ रहा है, लेकिन हाँ आ रहा है, समवन इज़ कमिंग। तो मोस्टली आप ये पाएंगे कि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस में एनीबडी वाले वर्ड यूज़ होते हैं, और पॉजिटिव वाले सेंटेंस में सम वाले वर्ड यूज़ होते हैं। इनका मीनिंग सेम होता है, बट मोस्टली यूज़ होता है। यूज़ हम दोनों का कर सकते हैं, बट मोस्टली यूज़ अगर हम बोलें तो यह बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एवरीबडी या एवरीवन। इसका मीनिंग होगा सभी या हर कोई। सेंटेंस होगा एवरीबडी नोज दिस, मतलब यह सभी जानते हैं। तो मतलब जब हर कोई या प्रत्येक की बात होती है तब एवरीवन या एवरीबडी का यूज़ होता है। एवरीबडी नोज दैट, नोज दिस, या फिर एवरीवन नोज दिस भी हम बोल सकते हैं, यह सभी जानते हैं। अब इसका अपोजिट होगा नोबडी या नो वन। इसका मतलब होगा कोई नहीं। अब एक बात का याद रखना है कि सभी में बीच में गैप नहीं है, लेकिन नो वन के बीच में गैप है, और यहाँ बीच में किसी में भी गैप नहीं है, तो ये ऐसे ही लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कोई नहीं। सेंटेंस होगा नो वन नोज दिस, यह कोई नहीं जानता। तो ऐसे सेंटेंस में हम नोबडी या नो वन बोल सकते हैं। गाइस, एक बात का आपको ध्यान देना है कि ये सारे जो वर्ड हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि ये सभी सिंगुलर माने जाते हैं। अब अगला है एनीवेयर। इसका मीनिंग होता है कहीं। एक बात का आपको याद रखना है कि जैसे कि एनीवेयर का मतलब कहीं होता है, वैसे ही समवेयर का मतलब भी
कहीं होता है। रेफरेंसेस क्या है, जो मैंने पहले बताया कि एनी वाले जो वर्ड हैं वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए यूज होते हैं, और समवेयर वाले वर्ड्स जो हैं पॉजिटिव के लिए यूज होते हैं। अब सेंटेंसेस देखते हैं। हैव यू सीन मीरा एनीवेयर? क्या तुमने मीरा को कहीं देखा है? क्या तुमने मीरा को कहीं देखा है? और जब समवेयर के लिए बनाएंगे तो सेंटेंस होगा आई हैव सीन इट समवेयर, मतलब मैंने इन्हें कहीं देखा है। अब यदि मीरा को ही लेके सेंटेंस बनाते तो होता आई हैव सीन मीरा समवेयर, मैंने मीरा को कहीं देखा है। अब अगला है EVERYWHERE, एवरीवेयर, मतलब हर जगह। एवरी का मतलब ही होता है हर, मतलब सब जगह, हर जगह। अब सेंटेंसेस है आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई कीज़। लुक्ड फॉर का मतलब होता है ढूंढना, यह एक फ्रेजल वर्ब है, तो लुक फॉर का मतलब होता है कोई चीज़ ढूंढना या खोजना। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ है मैंने मेरी चाबियाँ हर जगह ढूंढी। आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई कीज़, मैंने मेरी चाबियाँ हर जगह ढूंढी। अब अगला है NOWHERE, नोवेयर, मतलब कहीं नहीं। ये एवरीवेयर का अपोजिट है, हर जगह और कहीं नहीं। अब सेंटेंसेस होगा आई हैव गॉट नोवेयर टू सिट, मतलब मुझे बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिली। ठीक है। अब अगला है ANYTHING, एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कुछ भी। आप इसे सेंटेंसेस में ऐसे यूज़ करेंगे आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ के लिए आपने एनीथिंग यूज किया। अब अगला है SOMETHING, समथिंग। समथिंग का भी मीनिंग होता है कुछ, लेकिन यह ज़्यादातर पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ होता है। आई हैव गॉट समथिंग, मुझे कुछ मिला है। अब अगला है EVERYTHING, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ। सेंटेंसेस होगा हैव यू गॉट एवरीथिंग। सॉरी गाइस, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, आप एनीथिंग की जगह यहाँ एवरीथिंग लिख लें। हैव यू गॉट एवरीथिंग, क्या तुम्हारे पास सब कुछ है? यहाँ पर एवरीथिंग आएगा, एवरीथिंग। हैव यू गॉट एवरीथिंग, क्या तुम्हारे पास सब कुछ है? अब अगला है NOTHING, नथिंग, मतलब कुछ नहीं। एवरीथिंग का अपोजिट होगा कुछ नहीं। गाइज यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर NO को नो नहीं बोलेंगे, यहाँ पर नोथिंग नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पर हमें नथिंग बोलना है, मतलब कुछ नहीं। सेंटेंस होगा देयर इज़ नथिंग, वहाँ कुछ नहीं है। इस तरह से हम नथिंग का यूज़ करेंगे। इस तरह से कई सारे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अभी के लिए आप इसे अच्छे से पढ़िए और अपने यूज़ में लाइए इन्हें। ऑल राइट गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये लेसन बहुत ही पसंद आया हो, एंड आई होप कि अभी तक आपने वो वर्ड्स भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया हो। गाइज एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि सीरीज़ का हर एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन के निशान को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें। अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गई हो तो
चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। गाइस, शुरुआत की है मैंने इस सीरीज़ में। आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि यदि आप सही इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो, क्योंकि इंग्लिश बोलना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, सही इंग्लिश बोलना इम्पोर्टेंट है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस सीरीज़ के साथ शुरुआत से जुड़कर मेरे साथ इंग्लिश सीख सकें। अब मैं मिलूँगी डे 5 में, तब तक के लिए बाय बाय।